हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनअकैडमी। और हम लोग जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे और ऑलरेडी मैंने आप लोगों से काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं और कुछ छोटे टॉपिक्स बाकी हैं हमारे, जैसा कि रिवर मेंडरिंग हो गया, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हो गया, रिवर ट्रेडिंग वर्क्स हो गया, स्पिलवेज हो गया। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे बात करूं इरिगेशन इंजीनियरिंग की तो 95% आपका सिलेबस ऑफ योर इरिगेशन इंजीनियरिंग इज कम्प्लीटेड। बाकी जो 5% है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी 5% ही है। ऐसे टॉपिक्स जनरली कम पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, लेकिन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो जो है बहुत इजी लेवल के आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो है यहाँ टॉपिक जो है होगा आपका 3 घंटे का 4 घंटे का, लेकिन क्वेश्चन हार्डली एक आएगा या फिर आएगा ही नहीं। तो इस टॉपिक्स को हमको टच जरूर करना है, लेकिन बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, कोई भी टॉपिक उठाऊँ मैं, अगर सपोज मैं उठा रहा हूँ आपका स्पिलवेज, स्पिलवेज के अंदर ये 7 टाइप के स्पिलवेज होते हैं। हर टाइप के स्पिलवे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, हर टाइप की आप अगर इक्वेशन पढ़ेंगे, तो इतना डिटेल में अगर जाएंगे तो फिर आपका बाकी सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो पाएगा और आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखने में भी दिक्कत आएगी। सिंपल चीज़ याद रखिए, जो एग्जाम से पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पे आपका टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपकी वहाँ पे पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। हम यहाँ पीएचडी नहीं कर रहे, हमको यहाँ पे एग्जाम पे फोकस करना है। एग्जाम्स में क्या पूछा गया है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टिल एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 95 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे और आपके जिसने जिसने आपकी स्टडी की होगी। बट 5% क्वेश्चन फिर भी ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा और फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे या फिर उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। तो उन 5% क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है, हमें 95% क्वेश्चन जो हो सकते हैं उसको हमको सॉल्व करना है और उसमें हमको मैक्सिमम स्कोर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ऑफ रिवर मींडरिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस चल रही हैं ऑन यूट्यूब, ऑन सॉरी अनअकैडमी प्लस। ठीक है, फ्रॉम 8 to 9 PM, 8 to 9 PM जो है आपकी प्लस के ऊपर 8 PM to 9 PM आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस चल रही है और मैं वहाँ ट्राई कर रहा हूँ आपका मैक्सिमम टॉपिक वहाँ इन डिटेल डिस्कस करने का। डिटेल का मतलब मेरा ये है कि वहाँ पे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करवा रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑन स्पेशल सेशंस, इन स्पेशल सेशंस मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिसमें आपको डाउट आते रहते हैं रेगुलरली, वो मैं डिस्कस कर लूँ। ऑलरेडी वहाँ मैंने इंडिटर्मिनेसी और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक विल सून बी अनाउंस्ड, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो जो है हम एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में आप लोगों को टेलीग्राम पेज अविनाश लाइव जो है मेरा टेलीग्राम पेज है, जहां आप लोग इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मैं डिटेल डाल दूंगा अविनाश लाइव। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी क्लासेस की और इसके अलावा जो भी अपडेट रहेंगे रिगार्डिंग स्पेशल क्लासेस वो भी आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था देयर इज ए गुड न्यूज़, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग कमी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बहुत जगह यहाँ पे मूव करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जगह पे आपको डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट टॉप फैकल्टीज के द्वारा आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स, एमटेक इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, टॉपर ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करवाएंगे। ठीक है, उसके बारे में भी आपको जो है लॉन्चिंग आपको जो है देखने को मिलेगी कुछ दिनों के अंदर और सारे टॉपिक्स हम ट्राई करेंगे, सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए जाए। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, टॉप फैकल्टीज की बात करूं मैं तो मैं ब्रीफली बताऊंगा आपको, तो जो टॉप जितने भी फैकल्टीज रहेंगी वो क्या होंगी, अपने अपने एग्जाम्स के अंदर वो कहीं ना कहीं बढ़िया टॉपर रहे हैं। तो क्या होगा, उनके साथ पढ़ने से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस के साथ साथ में आपको पता लगेगा कि एग्जाम्स कैसे अटेम्प्ट करना है, स्कोर कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है लोगों से, तो वो हम वहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे एंड एज वेल एज ऑन यूट्यूब दोनों पे पढ़ाएंगे।
अनअकैडमी प्लस पे जो है आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक्स। जी हाँ, आपको जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं अगर बात करूँ आपसे कि अगर आपको तैयारी करनी है कोई एग्जाम की, फॉर एग्जांपल आपको तैयारी करनी है कि सर मेरे को गेट की तैयारी करनी है, या फिर सर मेरे को एसएससी जेई की तैयारी करनी है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप किसी भी एक एग्जाम पे कभी भी फोकस मत करिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, इतने वैकेंसीज है हमारे पास कि हम लोग अगर एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो हम खुद ही एक गलती कर रहे हैं। गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सपोज खुदा ना खास्ता एक एग्जाम के अंदर आप सक्सीड नहीं हो पाए तो फिर क्या करेंगे? आपने बाकी की तो कुछ तैयारी नहीं की, बाकी के लिए आपने कुछ माइंडसेट ही नहीं रखा अपना। सिंपल क्या कीजिए, आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कीजिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि टेक्निकल के तो एग्जाम्स आपको अटेम्प्ट करने ही है, टेक्निकल तो आना ही है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप जो है, मैं कहूँगा कि अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप गेट ईएससी लेवल की प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल सही, अगर आप गेट ईएससी लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो आप क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरे को अच्छे लेवल का आता है। तो जो आपके एसएससी जेई का एग्जाम हो गया, या राजस्थान जेई का एग्जाम हो गया, या यूपी पीएससी जेई का एग्जाम हो गया, कि कोई भी एग्जाम के जो टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन आएगा वो कभी भी ईएस और गेट से लेवल से नीचे ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि आप आसमान से गिरेंगे तो एटलीस्ट खजूर पे तो अटक ही जाएंगे। एटलीस्ट एम करिए आसमान का। अगर आप एम ही करेंगे छोटा तो क्या होगा कि आप कंसिक्वेंटली वहां पे जो है चांसेस हैं कि आप सक्सीड हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो सक्सीड हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंट चांस ये भी है कि आप किसी एक एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, तो एक एग्जाम में अगर फेल हुए तब क्या, बैकअप प्लान क्या है हमारे पास। इसीलिए 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 हमारी टीम जो है वो सारे के सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए आप लोगों को जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। मैं बात करूँ आपसे, गेट गेट का एग्जाम हो गया, चाहे ईएससी का एग्जाम हो गया, चाहे यूपीपीएससी जेई का एग्जाम हो गया, राजस्थान जेई का हो गया, एसएससी जेई का हो गया, एनएलसी का हो गया, और डिफरेंट पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में बात करूँ वो हो गया, चाहे और कोई स्टेट्स की बात करूँ, तेलंगाना स्टेट में जो वैकेंसीज आई है उसकी बात करूँ, मतलब जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके, उन सारे एग्जाम्स के अंदर आपका जो भी सिलेबस रहेगा उसको हम पूरा का पूरा कवर करवाएंगे, ठीक है। ऑन अनअकैडमी प्लस यूट्यूब पे इतना सारा कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल है यूट्यूब पे भी कवर आपका होगा, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस पे जो है हम सारे सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पे कवर कराएंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे लाइव क्लासेस रहेंगी। तो क्या होगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन, हर एक बंदे का इंडिविजुअल प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत डाइवर्स कंटेंट है, हमारे को कहीं भी एक जगह पे चीज़ें नहीं मिलती है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक ही जगह पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके लिए हमने एक्सपर्ट फैकल्टीज और एक्सपर्ट जो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनको हमने यहाँ पे अपने साथ ज्वाइन किया है, ताकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू नाउ, just we have to follow the instructions, just we have to follow the content, just we have to follow the जो भी हमको पढ़ाया जा रहा है उसको प्लस प्रैक्टिस अपने घर पे बैठ के करें। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो है फॉलो करना है चीज़ों को। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज माई कोड अविनाश 11 AVINASH 11 and you will get you will get 10% off. Yes, you will get 10% off on the plus subscriptions, ठीक है। ये कोड यूज करके आप अगर जुड़ते हैं तो यू कैन गेट 10% इंस्टेंट ऑफ। इसके अलावा जो भी लोग, जिसके भी भाई बहन रिश्तेदार कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम्स की, बैंकिंग एग्जाम्स की, एसबीआई पीओ की, चाहे कोई भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब हमने कैट डोमेन के अंदर भी लॉन्च कर दिया है, हमने 9 to 12 के लिए भी लॉन्च कर दिया है। मतलब काफी वास्ट डोमेन है हमारा प्लस के ऊपर। तो आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देयर ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड अविनाश 11 and you will get 10% off on all the courses, ठीक है जी। ये बात हो गई अनअकैडमी प्लस की। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक,
जो है पहला टॉपिक हमारा है दैट इज रिवर मींडरिंग। रिवर मींडरिंग क्या होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं रिवर मींडरिंग के। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं आपसे कि रिवर मींडरिंग क्या होता है। रिवर मींडरिंग इज नथिंग बट इट इज अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ रिवर्स connected through a straight channel is called river meandering। simple definition, reverse order of curve available हो आपका consecutive curves और reverse order, और उसको हमने किसी short length reach से हमने ज्वाइन कर दिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम meandering बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके। पहला होता है डिस्चार्ज एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर, सेकंड इज सेडिमेंट लोड ऑफ द रिवर, एंड थर्ड इज रिलेटिव इरोजन ऑफ बेड एंड बैंक ऑफ द रिवर। कुछ इस तरीके से सपोज आपकी रिवर है, आपका जो आउटर फेस रहेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे सिल्टिंग हो जाएगा, और जो आपका इनर फेस रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे स्काउरिंग देखने को मिलेगी। This alternate silting and scouring led to the reverse order connections of the different parts of the river and this is called river meandering। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, विड्थ ऑफ द meander क्या होता है, लेंथ ऑफ द meander क्या होता है, और आपका meander यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सिंपल आप डेफिनेशन याद रखिए, क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसके ऊपर वो याद रखिए, और लास्ट थिंग इज विड्थ ऑफ द meander एंड लेंथ ऑफ द meander। It is a transverse distance between the apex point of one curve and apex point of the other curve। Simple। It is the transverse distance between the apex point of two curves। ठीक है, that is called width of meander। ठीक है, this is called meander width। देखिए जो आपका यहाँ पे apex है इसका, जो आपका यहाँ पे देखिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, यहाँ पे जो आपका एपेक्स है ऑफ दिस कर्व एंड एपेक्स ऑफ द अदर कर्व, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मींडर विड्थ, एंड द मींडर लेंथ क्या होता है, देखिए इट इज द डिस्टेंस अलोंग द इनिशियल फ्लो ऑफ रिवर measured along the tangent point of one curve to the tangent point of the other next curve is called which are of the same order, it is called meander length। ध्यान रखिए डेफिनेशन, पहला जो हमारा यहाँ पे कर्व था सपोज, ठीक है, उसका टेंजेंट, और जो नेक्स्ट कर्व ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जैसा पहला ऑर्डर था ये फर्स्ट, और जो दूसरा हमारा यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ऑफ द सेम ऑर्डर अगर है, तो उसके बीच में जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड मींडर लेंथ। मींडर विड्थ इज क्लियर्ड, मींडर लेंथ इज क्लियर्ड। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिस्कशन था अबाउट रिवर मींडरिंग। अब बात कर लेते हैं हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या हम करते हैं, होता क्या है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, और उसके अंदर हम क्या क्या मेजर्स लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक में आपको डिस्कशन करके यहाँ पे पॉइंट नोट करवा दिया है। इट इज नथिंग इन ऑर्डर टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ द बैंक ऑफ द मींडरिंग रिवर। जो भी हमारा मींडरिंग रिवर था उसके बैंक्स अब क्या हो रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि एक बैंक आपका क्या हो रहा है, स्काउर हो रहा है, एक बैंक आपका सिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमको उसको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर रिवर अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूसली स्काउरिंग एंड सिल्टिंग होती रहेगी और आपका रिवर का पाथ कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। रिवर के पाथ चेंज होने से क्या होगा, जो नियर बाई सिटीज है, नियर बाई विलेजेस हैं, वो उससे अफेक्ट होंगे, वो वहां पे फ्लडेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं हम, मूवमेंट ऑफ द बैंक्स ऑफ द मींडरिंग रिवर, जो रिवर का जो बैंक है उसको क्या करते हैं हम, रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसके मूवमेंट को। सर्टेन स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड, जो है रिवर बैंक के ऊपर हम कुछ स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, विच आर कॉल्ड रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क्स। उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क्स। समटाइम्स एन एम्बैंकमेंट लाइक स्ट्रक्चर, कोई एम्बैंकमेंट फॉर्मेशन कर दिया, या फिर कोई ग्रेवंस, जो मैं डिस्कस करूंगा आके, ग्रेवंस डिस्कस करूंगा, वो कर दिया, या फिर स्पर कर दिया, इज कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स टू द रिवर बैंक। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, अगर ये आपकी सपोज रिवर है, मैं क्या करूंगा, राइट एंगल पे फ्रॉम द रिवर बैंक कुछ एक इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर मैं यहाँ फॉर्म कर दूं, तो इससे देखिए क्या होगा, मेरी जो यहाँ पे ये रिवर बैंक है ये क्या होगी, इरोड होने से बच जाएगी। कैसे बच जाएगी सर, यहाँ पे वाटर आया तो आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अगर मेड है तो क्या होगा कि वाटर आपका कुछ इस तरीके से मूव होगा, राइट, इस तरीके से मूव होके ये मूव कर जाएगा आगे की तरफ।
तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर इज वेरी लेस एंड हेंस द इरोजन इज प्रोटेक्टेड। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ग्रेओन, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, these are constructed at right angles to the river bank and protected into the river for attracting or deflecting the flow of the river towards or away from the river bank। दो टाइप की मेनली होती है, अट्रैक्टिंग एंड योर रिपल्सिव और डिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिवर ट्रेनिंग वर्क क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। Following are the classification of river training works based upon principle. First one is high water training. It is done with the purpose of providing efficient disposal of floods. High water training मतलब जब हमारा वाटर लेवल काफी हाई होता है तब जो हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं हाई वाटर ट्रेनिंग। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। हाई वाटर ट्रेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्जेस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हाई वैल्यू ऑफ योर फ्लड वैल्यू, दैट इज डिस्चार्ज जो है हाई वैल्यू है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लो वाटर ट्रेनिंग। लो वाटर ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इज डन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशिएंट डेप्थ फॉर नेविगेशन ड्यूरिंग लो वेदर। मैंने बात की आप लोगों से, मतलब यहाँ पे लो वाटर है, लो वाटर होने से क्या होगा, आपका वाटर इतना कम हो जाएगा कि वहां पे नेविगेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दिस ट्रेनिंग इज डन सो दैट द सफिशिएंट डेप्थ फॉर द नेविगेशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग लो वेदर सीजन। लो वेदर सीजन मीन्स आपका जो समर सीजन रहता है जहाँ पे आपका वाटर लेवल वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर वहाँ पे अवेलेबल है ताकि नेविगेशन के अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीज हो रही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मीन वाटर ट्रेनिंग। मीन वाटर ट्रेनिंग देखिए क्या होता है, इट इज डन टू प्रोवाइड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ बेड सस्पेंडेड लोड and thus to have a good and proper shape for the river channel and is called as training for sediment। Last one is mean water training। mean water training क्यों करते हैं हम, for the efficient disposal of bed suspended load। जो bed suspended load है, जो भी आपका sediment है, जो भी उसके अंदर सिल्ट पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल्स है, वेजिटेशंस है, वो क्या हो वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में रहे, सो दैट जो आपका कोई भी बैंक है जिसके ऊपर आपका सिल्टिंग और स्काउरिंग वहाँ पे नहीं हो पाए। दैट्स वाई दिस ट्रेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट। तीन टाइप की ट्रेनिंग देखी हमने। हाई वाटर ट्रेनिंग जिसको करते हैं कहते हैं हम ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज। नेक्स्ट हमें देखा लो वाटर ट्रेनिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। एंड लास्ट वन इज मीन वाटर ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। these are the three different classification of river training works। नेक्स्ट इज अ ग्रेओन। ग्रेओन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, मेनली देखिए ग्रेओन्स बहुत टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द ग्रेओन्स, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ग्रेओन्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द रिवर। इन डिफरेंट कंडीशंस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेओन्स अवेलेबल फॉर द रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। बेसिक डेफिनेशन की बात करूं ग्रेओन्स की, this is a long wall or barrier made or built into the sea from a beach to check erosion and drifting। Generally it is placed perpendicular to the bank but it is not a case in every time। ठीक है, कोई भी एक बैरियर आपने लगा दिया into the sea from the beach or the bank of the river to prevent erosion and drifting। ठीक है, दिस इज सिंपल थिंग ऑफ ग्रेओन। ग्रेओन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, आपका रिवर बैंक है सपोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ इस तरीके से कोई एक बैरियर या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे एंड दिस स्ट्रक्चर विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ इरोजन एंड ड्रिफ्टिंग। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, इरोजन और ड्रिफ्टिंग से यहाँ पे हमको प्रिवेंट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास स्काउरिंग और सिल्टिंग नहीं होगी इस रिवर बैंक के ऊपर एंड दिस बैंक विल बी सेफ and that is the whole sole purpose of the river training works। ठीक है, आपका पानी आएगा और कुछ इस तरीके से मूव होके आपका ग्रेओन्स के साइड से मूव होके यहाँ पे इस तरीके से वापस अपनी बैंक पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से पानी आया आपका
और कुछ इस तरीके से मूव होके ये यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। ठीक है, मेनली इसके दो टाइप्स के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, दैट इज अट्रैक्टिंग ग्रेन्स एंड रिपल्सिव ग्रेन्स। वैसे बहुत टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द शेप। मटेरियल की बात करूं मैं, देखिए मटेरियल की बात करूं मैं, बेस्ड ऑन मटेरियल्स दे मे बी परमिएबल, नॉन परमिएबल। ठीक है, इस टाइप के आपके ग्रेन्स हो सकते हैं, नॉन परमिएबल। फिर मैं बात करूं शेप की, तो आपका टी शेप ग्रेन्स हो सकता है, टी शेप। हॉर्स शेप ग्रेन्स हो सकता है, हॉर्स शेप। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स इज अट्रैक्टिंग एंड रिपल्सिव ग्रेन्स। अट्रैक्टिंग ग्रेन्स कौन से होते हैं? दोज ग्रेन्स which are projected towards the downstream side। सिंपल सिंपल सिंपल, जो भी ग्रेन, यहाँ पे ये ग्रेन है कुछ इस तरीके से, अगर मैं उसको यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड पे ओरिएंट कर दूं, इसको हम क्या बोलते हैं? योर अट्रैक्टिंग ग्रेन्स। कुछ इस तरीके से आपका ये भी ग्रेन यहाँ प्लेस्ड है at the downstream end, towards the downstream end. This is called attracting grayon. Similarly, अगर opposite side में grayons when projected towards the upstream face, towards the upstream side of the river, then it is called as your repulsive grayons. ठीक है, this is called repulsive grayons. ठीक है जी, सिंपल दो टाइप के ग्रेन्स होंगे, दोनों के अंदर हमारे पास नॉन स्कोरिंग नॉन सिल्टिंग कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होगी। और उसमें हम क्या होगा, पहले केस के अंदर हमारा जो अट्रैक्टिंग वाला है उसके अंदर क्या होगा, आपका ग्रेन्स प्लेस होगा इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ द रिवर, एंड इन रिपल्सिव ग्रेन्स इट इज प्लेस्ड इन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिवर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरियस टेक्निक्स फॉर बैंक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर हमारा मेन एम क्या था, बैंक स्टेबलाइज करना, क्योंकि बैंक हमारे वहाँ पे इरोजन और जो है वहाँ पे स्काउरिंग जो वहाँ पे हो सकती है। लेकिन हमने बात की कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के टाइप क्या होते हैं, फिर मैंने आप लोगों से बात किया कि इरोजन और सिल्टिंग को हम कैसे बचा सकते हैं यूजिंग ग्रेन्स। अब हमको ग्रेन्स अगर नहीं यूज करना है या फिर ग्रेन्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, ग्रेन्स हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट बैंक स्टेबलाइजेशन टेक्निक वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होते हैं, क्या क्या इनके मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज बैंक स्टेबलाइजेशन, पहले इसको समझ लेते हैं। देयर कुड बी टू ब्रॉड वेज ऑफ स्टेबलाइजिंग बैंक्स। दो ब्रॉड वेज हो सकते हैं। फर्स्टली आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट आप स्लोप को स्टेबलाइज कर दीजिए और आपका वहाँ पे बैंक जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। एंड सेकेंडली द इनडायरेक्ट वे, by providing structures that extend into the stream channels and redirect the flow so that hydraulic forces at the channel boundary are reduced to a non-erosive level। जैसा कि ग्रेन्स के अंदर हम करते हैं, या फिर स्पर लगा रहे हैं, या फिर हम डाइक्स लगा रहे हैं, सब चीजें जो है यहाँ पे क्या करती हैं, आपके रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करती है बाय रिड्यूसिंग द वाटर कमिंग इनटू द बैंक्स। ठीक है, मेथड के नाम ध्यान रखिए कौन कौन से होते हैं। और सिंपल आपसे पूछ लेगा कि रिजिड आर्मर मेथड इज यूज्ड फॉर, यू हैव टू अप्लाई ऑप्शन बैंक स्टेबलाइजेशन। अमंग द डायरेक्ट मेथड मैंने आप लोगों से बात की, अवेलेबल फॉर द बैंक स्टेबलाइजेशन इन विच योर डायरेक्ट स्लोप ऑफ द बैंक इज स्टेबलाइज्ड। These are broad categories are self-adjusting armor made of stone और other materials। आपका स्टोन और कुछ डिफरेंट मटेरियल्स को वहाँ पे यूज करके आपका जो है बैंक को अगर हम स्टेबलाइज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग आर्मर। उसके अलावा कौन सा होगा, कोई रिजिड आर्मर। रिजिड आर्मर के अंदर क्या होगा, अगर मैंने कंक्रीट वहाँ पे लगा दी या फिर मैंने कोई टाइल्स लगा दी वहाँ पे, क्या होगा, दीज आर कॉल्ड रिजिड आर्मर, जो वहाँ पे बैंक स्लोप को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल मैट्रेस, जो भी अगर डिफरेंट आप मटेरियल्स ज्वाइन करके अगर आप कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं कि आपका डिफरेंट मटेरियल ज्वाइन होके कंबाइनली इट प्रोटेक्टिंग द बैंक, सच एज अगर आप कंक्रीट ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, आप डिफरेंट टाइल्स ब्लॉक यूज कर रहे हैं, इस तरीके से आप मटेरियल यूज करके उसको लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल मैट्रेस। तीन तरीके के होते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग आर्मर मेड ऑफ स्टोन और अदर मटेरियल्स, सेकंड इज रिजिड आर्मर मेड ऑफ कंक्रीट और टाइल्स। ठीक है, लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल मैट्रेस, जिसके अंदर आपके कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं, जिससे आपका क्या होता है, इरोजन ऑफ बैंक्स वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है। दीज आर द डायरेक्ट मेथड फॉर द बैंक स्टेबलाइजेशन।
एंड द नेक्स्ट वन विल बी योर इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था फॉर द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, दैट इज ग्रेव्स। मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, और बाकियों के आपको नाम पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को आगे डिस्कस कर लेता हूँ। First one is, as for the indirect method bank stabilization, these may be classified into the following categories: dikes, retards and other flow deflectors, जैसे कि आपका बैंडवे वियर्स या फिर नोवा वेंस, ये आपके क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डाइक्स आपका परमिएबल इम्परमिएबल हो सकता है, रिटार्डर्स भी आपका इम्परमिएबल, डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है मटेरियल्स की। सिंपली दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड्स। क्यों इसके अंदर इसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इन दिस इनडायरेक्टली द बैंक रिवर्स आर प्रोटेक्टेड। इनडायरेक्टली कैसे? कोई भी हम एक मटेरियल या फिर हम स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट करेंगे फ्रॉम द बैंक टू द रिवर्स, उससे क्या होगा, आपका जो फ्लो आपका मूव हो रहा है टुवर्ड्स द बैंक, वो डाइवर्ट हो जाएगा और जो है वहाँ पे सिल्टिंग एरोजन वहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी। 3 मेथड याद रखिए इसके: डाइक्स, रिटार्ड्स एंड अदर फ्लो डिफ्लेक्टर्स लाइक बैंडवे वियर्स, लोवा वेंस एक्सेट्रा। एंड ग्रेव्स के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम जो है बैंक स्टेबलाइजेशन भी करते हैं और हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग के बारे में भी डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है बहुत लंबा प्रोसेस है। रिवर इंजीनियरिंग पूरा हमको वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, पर इतना हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है करना, जितना आपको एग्जाम से पूछा जाता है और जो हमको पता होना चाहिए मेनली ब्रीफली, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। जो लास्ट टॉपिक बचता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर, वो है आपका डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है? मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जब कैनाल सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ड्यूटी डेल्टा के बारे में बताया था, उस समय मैंने आप लोगों को क्या बताया था। देखिए मैंने आपको ये डायग्राम डिस्कस किया था, अगर आपने फॉलो की क्लास, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपके रिवर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपका एक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन था, जिससे क्या था, जिसको हम वियर्स या फिर बैराजेस बोल रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने सीपेज एनालिसिस भी वहाँ पे डिस्कस किया है जिसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट होकर वाटर लेवल इंक्रीज करके जो हमारा मेन कैनाल है वहाँ पे वाटर हमने डाइवर्ट किया था। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारा दिस जो डाइवर्जन हेडवर्क है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपका रिवर ट्रेनिंग टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, चलिए, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स देखिए इसके, और ये डायग्राम याद रखिए। ये डायग्राम हो सकता है आपको सब्जेक्टिव के अंदर भी पूछ ले, हालांकि जब हम सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो मैं आप लोगों को डिटेल में और क्वेश्चंस, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं डिजाइनिंग के, वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। दिस इज अ डाइवर्जन हेडवर्क, टिपिकल डाइवर्जन हेडवर्क ऑफ अ रिवर स्ट्रीम। आपकी एक रिवर स्ट्रीम मूव कर रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक डाइवर्जन हेडवर्क बना दिया, दिस इज कॉल्ड वियर और बैराजेस। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका जो है एक डिवाइड वॉल होता है, जो आपका यहाँ पे अंडर स्लूसेस और वियर बैराज को यहाँ पे सेपरेट करता है। अंडर स्लूस क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। This divide wall simply divides your under sluices and weir and barrages, इसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज फिश लैडर। फिश लैडर का मतलब क्या होता है? फिश लैडर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका यहाँ पे रिवर्स के साथ फिश मूव हो रही है, फिश लैडर के अंदर कुछ इस तरीके से प्रोविजन होता है। ठीक है, अल्टरनेट यहाँ पे आपके ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, तो कोई भी अगर फिश अगर मूव कर रही है तो वो यहाँ पे आपका इस फिश लैडर से होके आपका रिवर स्ट्रीम में जाके मूव कर सकती है। दिस इज मेड फॉर द मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अंडर स्लूसेस का क्या मतलब होता है? अंडर स्लूसेस तब यूज करते हैं हम जब हमारा वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है इन द रेनी सीजन्स और इन द हाई फ्लड लेवल्स। जब हमारा वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा तब हम एक्सेस वाटर को यहाँ पे ड्रेन ऑफ करने के लिए अंडर स्लूसेस का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज सिल्ट एक्सक्लूडर, दिस एरिया इज कॉल्ड सिल्ट एक्सक्लूडर। जो भी आपका सिल्ट आ रहा है वहां पे हम इसको यहाँ पे सिल्ट को यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। देयर इज अ हेड रेगुलेटर अवेलेबल हियर एंड दिस इज योर कैनाल सिस्टम। फ्रॉम हियर मेन कैनाल्स diverges and it further diverges into the branch canals, distributary canals, minor works, minor headworks and finally into the fields.
एंड दिस इज कॉल्ड गाइड बैंक्स। ये गाइड बैंक्स होती है इस तरीके से, ताकि आपका जो रिवर आ रहा है यहाँ पे, रिवर आपका क्या हो, एक कन्फाइंड प्लेस के अंदर डाइवर्स हो जाए, गाइड करने के लिए उसको हम यूज करते हैं गाइड बैंक्स को। सिमिलरली आपका जो यहाँ पे रिवर बैंक है वो यहाँ पे इरोड ना हो जाए बाय बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन। डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन करने से क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने से आपका क्या होगा, रिवर बैंक वहाँ पे इरोड होने के चांस है। So that's why to protect the river banks we use such artificial structure which is called marginal bunds। इसको हम बोलते हैं marginal bunds which protect your river banks। ठीक है, marginal bunds हो गया, फिर आपका guide banks हो गया जो गाइड कर रहा है आपके वाटर को towards the diversion headwork। then there is a divide valve and then is a fish ladder, weir barrages, under sluices, canal head regulators, silt exclude। These are the main components of your diversion headworks। ठीक है, आपसे सिंपली ये पूछ सकता है वो कि डिवाइड वॉल का क्या यूज है, या फिर फिश लेडर का क्या यूज है, वीए ब्रदर्स का क्या मतलब है, गाइड बैंक्स हम क्यों यूज करते हैं। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। सिंपली इसके फंक्शंस ध्यान रखिए आप, गाइड बैंक्स क्यों यूज करते हैं, मार्जिनल बंड्स क्यों यूज करते हैं, उसके बाद डिवाइड वॉल का क्या यूज है। इसको डिटेल में आप जो है इसको अभी रिमेंबर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको डिटेल में अभी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है एज फार एज प्रीलिम्स एग्जाम्स इज कंसिडर्ड। ठीक है, मेंस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आप ड्रॉ करिए टिपिकल डाइवर्जन हेडवर्क्स और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। ठीक है, इससे बाहर आपको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की बात करूँ मैं आपसे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आते हैं बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करता है अगर एग्जाम के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चंस स्किप करना इज मोर बेनिफिशियल। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सिलेबस इरिगेशन का इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ टॉपिक्स हमको यहाँ पे स्किप भी करने पड़ते हैं, वी हैव टू लर्न स्मार्ट। ठीक है, मैं सिर्फ एसएससी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एसएससी के बारे में फोकस नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके ईएस लेवल की। ईएस के अंदर भी हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमने कभी देखे नहीं होते, तो ऐसे क्वेश्चंस हमको स्किप भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर द स्ट्रक्चर्स, these are the structures which are provided where a natural drain means what, a river or river is a natural drain intersects with canal supply। अगर हमारे पास कोई कैनाल सप्लाई है वहां पे अगर सपोज इंटरसेक्ट हो गया कि रिवर इंटरसेक्ट हो गई, तो हमको जो वहां पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब आपका जो रिवर ड्रेनेज है वो भी इंटरप्ट नहीं हो और कैनाल सिस्टम है वो भी हमारा यहाँ पे इंटरप्ट नहीं हो। सच वर्क्स आर कॉल्ड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। सिंपल थिंग, आपका कहीं पे मान लीजिए कैनाल मूव हो रहा है और सपोज उसी डायरेक्शन के अंदर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अगर रिवर फ्लो हो गई, तो हमको कैनाल वहाँ पे कैनाल सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं हो और आपका रिवर फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा रिवर ऊपर रहेगा, हमारा नेचुरल ड्रेन ऊपर रहेगा या फिर हमारी कैनाल ऊपर रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट different classifications are made। first one is when canal is passing above the river। जब हमारा कैनाल रिवर के अबव है तब हमारे दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया है, देयर इज अ कैनाल लाइंग अबव द रिवर स्ट्रीम, दिस इज रिवर स्ट्रीम। ओके, आपका कैनाल ऊपर है रिवर से, उस केस के अंदर हमारे दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज एक्वाडक्ट। व्हेन what is aqueduct, when highest flood level HFL of the drain is sufficiently below the level of the canal। जो कैनाल का बॉटम लेवल है उससे आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल जब नीचे होगा, काफी नीचे होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्वाडक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज साइफन एक्वाडक्ट। साइफन एक्वाडक्ट क्या होता है, इन दिस ऑल्सो कैनाल इज अबव द ड्रेन बट इन दिस केस हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज अबव द कैनाल ट्रफ। मतलब आपका जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा आपका रिवर के अंदर किसी भी केस में, वो आपका जो है कैनाल के बॉटम से ऊपर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइफन एक्वाडक्ट। एंड व्हेन दिस हाईएस्ट फ्लड लेवल इज बिलो द कैनाल बॉटम देन इट इज कॉल्ड एक्वाडक्ट। दिस इज द टू टाइप्स व्हेन कैनाल सिस्टम इज अबव द योर नेचुरल ड्रेन। नेक्स्ट केस क्या होगा, सिंपली इसका उल्टा, मतलब नेचुरल ड्रेन आपका ऊपर चला जाएगा और कैनाल आपका उसके नीचे रहेगा। नेक्स्ट वन इज
when the canal is passing below the river, then there are two cases possible. First one is super passage, second one is canal siphon. Super passage क्या होगा? Simply when the drain passes above the canal and highest level in the canal, जो आपका canal का highest level है in the canal is below the trough level of drain, जो आपका drain का bottom level है उससे नीचे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? सुपर पैसेज। और आपका जो हाईएस्ट लेवल इन कैनाल है वो अगर अबव चला जाएगा ड्रेन के लेवल से तो आपका क्या बोलेंगे? उसको हम कैनाल साइफन बोलेंगे या फिर सिंपली साइफन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, चार चीजें देख ली हमने, एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, नेक्स्ट इज सुपर पैसेज और कैनाल साइफन। ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है व्हाट इज अ सुपर पैसेज, व्हाट इज अ कैनाल साइफन, व्हाट इज एक्वाडक्ट। ये सिंपली आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिए। दिस इज इन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, जिसके हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड एंड द लास्ट point will be when canal water and natural drain water is allowed to intermix, then there are two types possible. First one is your level crossing and second one is your inlets and outlets. These are two types when your drain and your canal is intersecting at the same level and they are allowed to intermix with each other. Then there will be two types. First one will be level crossing and second one will be the inlets and outlets. ठीक है, ये बात हुई आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स यहाँ पे आपका फिनिश हो। लास्ट आपके दो टॉपिक्स बच रहे हैं, एक आपका रहेगा स्पिलवेज और दूसरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब आउटलेट्स जो कैनाल के अंदर होता है। जो भी कैनाल सिस्टम है उसके अंदर वाटर तो आ गया, लेकिन अब उसको फील्ड पे हमको भेजना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहां से कैनाल सिस्टम से हमको एक आउटलेट देना पड़ेगा टू डिस्चार्ज द वाटर into the your outfield और into the irrigation field। ठीक है, तो वो कौन से टाइप के आउटलेट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पिलवेज की। स्पिलवेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और मेन जो आपका स्पिलवे होता है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है बार बार, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज स्पिलवेज। स्पिलवेज होते क्या है? देखिए आपके पास सिंपली पहले ध्यान से समझ लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, समझ लीजिए चीजों को। सिंपली अगर मैं बात करूं आपसे, कोई भी अगर आपके पास डैम अवेलेबल है, डैम आपके पास, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ग्रेविटी डैम, सपोज कोई ग्रेविटी डैम है आपके पास, वहां पे हमने कोई यहाँ पे हमने डिजाइन कर रखा है उसको किसी हाइट के लिए, यहाँ पर ग्रेविटी डैम था सपोज, और हमने उसको किसी डिजाइन के लिए यहाँ किसी हाइट के लिए यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। इस हाइट के लिए मैंने सपोज उसको डिजाइन कर लिया है और टेल वाटर पे मैं इतना डिजाइन इतना हाइट में एज्यूम कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, मान लीजिए सपोज इतनी हैवी रेनफॉल हुआ, इतना हाई लेवल ऑफ रेनफॉल हुआ कि दिस हाइट इंक्रीज्ड टू दिस लेवल, दिस हाइट ऑफ डेल्टा एच इज इंक्रीज। अब क्या होगा कि मेरा स्ट्रक्चर जो है ये इस हाइट के डिजाइन था, लेकिन अब हाइट ऑफ द वाटर इज इंक्रीज। मतलब क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे टॉपल होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर ये स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी फोर्स डोमिनेट करेगा उस हिसाब से ये आपका अनस्टेबलाइजिंग फोर्स यहाँ पे डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल, जो भी हमारे पास फ्लड वैल्यूज आ रही है, फ्लड फ्लो आ रही है, वो उसको रीस्टेबलाइज ना कर दे, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक्सेस ऑफ वाटर जो भी आया, सिंपली जो हमारा एक्सेस ऑफ रिवर फ्लो हुआ ड्यूरिंग फ्लड फ्लोज, वो क्या करते हैं, हम उसको जो है हम सेफली किसी पाथ के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको डाउन स्ट्रीम में उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एक्सेस वाटर को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इस एक्सेस वाटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिलवेज। ठीक है, समझ में आया? स्पिलवेज क्या हो गया, एक्सेस वाटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्ट्रक्चर जो हमने फॉर्म किया। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द path of the structure, depending upon the height of the structure, there are different types of spillways। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। The passages that are constructed either within a dam or in the periphery of the reservoir to safely pass the excess of the river during flood flows are called as spillways। मैंने आप लोगों को बताया this is called spillway। टाइप्स ऑफ स्पिलवेज कौन कौन से होती हैं? फर्स्ट वन इज फ्री ओवरफ्लो स्पिलवे। नाम से पता लग रहा है, सिंपली जो एक्सेस वाटर आया मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वाटर को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इनटू द रिवर स्ट्रीम। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है
कि हाइट अगर ज़्यादा होगी तो आपका डाउनस्ट्रीम साइड पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्काउरिंग हो जाएगी, आपका जो भी रिवर डेप्थ है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्काउरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक लेक टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द ओवरफ्लो ओजी स्पिलवे। ओवरफ्लो ओजी स्पिलवे, ओजी स्पिलवे देखिए क्या होता है, आपका कोई भी सपोज मैं अगर यहाँ बात करूँ, अगर वाटर आपका मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने वाटर को यहाँ पे हाई स्पीड में मूव कराया तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा ये, अगर आपने ध्यान दिया हो वाटर के मूवमेंट पे तो कुछ इस तरीके से आपका वाटर मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड लोअर नेप, दिस इज कॉल्ड लोअर नेप एंड दिस इज कॉल्ड अपर नेप। अब स्पिलवे की शेप में अगर कुछ इस तरीके से बना दूं दैट इट मैचेस विद द लोअर नेप शेप, जो आपका लोअर नेप का शेप आया कुछ इस तरीके से, तो मैं अगर स्पिलवे का शेप भी कुछ इस तरीके से बना दूं कि वो कुछ इस तरीके से बन जाए, तो क्या होगा, मेरा जो वाटर जो मूव हो रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे इससे अटैच होके ही रहेगा हमेशा, क्योंकि यही पाथ उसको फॉलो करना है, एंड समथिंग लाइक दिस इट विल डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द योर डैम्स, कुछ इस तरीके से आपका डैम से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। उसका शेप क्या होगा, लोअर नेप ऑफ द शीट ऑफ द रिवर या फिर शीट ऑफ द वाटर जो होता है उसका लोअर नेप जो होता है उसके शेप से यहाँ पे मैच करेगा। सच टाइप ऑफ स्पिलवेज इज कॉल्ड ओवरफ्लो ओजी स्पिलवेज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज शूट और ओपन चैनल स्पिलवे। हमको सिंपल एक चैनल प्रोवाइड कर दे और उससे हमको वाटर को मूव करने के लिए बोले तो हम उसको क्या बोलेंगे, शूट या फिर ओपन चैनल स्पिलवेज। नेक्स्ट इज साइड चैनल स्पिलवेज। अगर साइड चैनल सिंपली नाम से पता लग रहा है साइड चैनल हम बना दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइड चैनल स्पिलवेज। एंड देयर आर सम अदर टाइप्स जैसे कि आपका शाफ्ट या फिर ड्रॉप इनलेट, मॉर्निंग ग्लोरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको अगर पूछ ले एग्जाम में मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवेज कौन सी होती है तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली शाफ्ट स्पिलवे इज कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा वाटरफॉल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, योर मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवेज। अदर टाइप्स आर टनल स्पिलवेज एंड साइफन स्पिलवेज, ठीक है। जो फ्रीक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछा गया है वो है आपका ओवरफ्लो ओजी स्पिलवे। ओजी स्पिलवे मैंने बताया आपको मतलब क्या होता है, when the shape of the spillways matches with the lower nape shape of the free flowing sheet of water then it is called OG और overflow OG spillway, ठीक है। सिंपली आपसे पूछ ले कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो ये इसकी इक्वेशन होती है x रेज टू पावर 1.85 इक्वल टू k इंटू एच इंटू रेज टू पावर 0.85 इंटू y2, ठीक है। hd इज द हाइट ऑफ द वाटर, y is the y coordinate, x is the x coordinate of the spillway, and k magnitude of k depends maybe from the different structure के लिए different values होती हैं, आपके different condition के हिसाब से vary करती हैं, तो it is read from the relevant graph, different graphs plot होते हैं उसके अंदर से हम k2 की value find करते हैं और this equation is used for the OG spillway design। x raised to power 1.85 इसको ध्यान रखिए, k into h raised to power 0.85 into y। सिंपली इसको ध्यान रखिए, आपसे डायरेक्ट पूछा था कि ओजी स्पिलवे के लिए यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज कैलकुलेशन फॉर द ओजी क्रेस्टेड कंट्रोल वियर। जो आपका कोई भी अगर वियर है उसमें अगर ओजी स्पिलवे अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओजी क्रेस्टेड कंट्रोल वियर फॉर अ स्पिलवे विदाउट एनी कंट्रोल विद अ गेट। अगर उसके अंदर कोई भी गेट प्रोवाइडेड नहीं है तो फ्री फ्लो डिस्चार्ज हमारा क्या आ जाएगा, सी डी इंटू एच इंटू एल रेज टू पावर 3/2। Discharge is simply CD, that is discharge coefficient, H is the height of water level, and L is the length of the weir. Simply C into H into L raised to power 3/2. This is the value of free flow discharge from the OG spillways. ठीक है, आपसे डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज दे देगा, आपको CD की वैल्यू दे देगा, H की वैल्यू दे देगा, L की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि डिस्चार्ज कितना निकल के आएगा। सिंपली वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला C into H into L raised to power 3/2 and the value of the discharge from the OG spillway is calculated। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के स्पिलवेज हैं उसके अंदर भी डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन उतना हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल में जाएंगे तो हमारा सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिविल इंजीनियरिंग। कोई भी टॉपिक की बात करूँ मैं आपसे, तो कोई भी टॉपिक इतना डिटेल में हम घुस के उसके अंदर PhD करने की जरूरत नहीं है। मेनली यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी, और आपके थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपसे
मेनली कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीजें याद रखिए, बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिए और वहाँ पे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक इज कैनाल आउटलेट्स एंड कैनाल मॉड्यूल्स। कैनाल आउटलेट क्या होता है? सबसे पहले जो भी यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जेई की, उनको अगर सपोज मिलता है WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अगर मिलता है, और इफ यू आर पोस्टेड इन द एरियाज ऑफ बीकानेर और मे बी हनुमानगढ़ और मे बी गंगानगर, इन दिस एरिया में अगर आपको प्लॉट अगर पोस्टेड किया जाएगा तो वहाँ पे आपको कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा और काफ़ी रिच एक्सपीरियंस होगा। मैं खुद वहाँ पे वर्क कर चुका हूँ, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर मैंने वर्क किया था, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती है। वहीं मैंने कैनाल आउटलेट्स प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम देखा, ठीक है। सिंपली कैनाल आउटलेट क्या होता है? कोई भी कैनाल सिस्टम है आपका, वहाँ से हमको वाटर निकालना है आउटफील्ड के लिए, तो हमको एक एग्जिट पॉइंट देना पड़ेगा टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द कैनाल टू द आउटफील्ड और द इरिगेशन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? कैनाल आउटलेट्स। उसके लिए हम डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज करते हैं। वो मॉड्यूल्स क्या होते हैं हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए A simple definition बताऊं मैं आपको। कैनाल आउटलेट और a module is a small hydraulic structure built at the head of a water course so as to connect it with a minor or a distributory channel, ठीक है। अगर आपको माइनर डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करना है तो भी हमको एक आउटलेट देना पड़ेगा उसके अंदर, उसको भी हम क्या बोलेंगे? तो वहाँ पे मॉड्यूल्स या फिर आउटलेट्स बोलेंगे, ठीक है जी। तीन टाइप के होते हैं ये। फर्स्ट वन इज नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स का मतलब क्या होता है? दे आर दोज थ्रू विच द डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द हेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स। जो आपका जहाँ से कैनाल वाटर आ रहा है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर माइनर हेडवर्क है, वहाँ से जो आपका आउटफील्ड है उसके बीच में क्या हेड डिफरेंस है, उसके ऊपर आपका डिस्चार्ज डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ओपन स्ल्यूज के अंदर क्या होता है? जितना डिस्चार्ज डिफरेंस हेड डिफरेंस होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर और जो आपका आउटफील्ड है उसके बीच में जितना हेड डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिस्चार्ज निकल के आएगा थ्रू दैट योर स्ल्यूज। नेक्स्ट इज सेमी मॉड्यूल या फिर फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स। दे आर दोज थ्रू विच द डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द वाटर कोर्स बट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका वाटर कोर्स है, जो आपका फील्ड है, उसके हेड पे ना डिपेंड करके आपका जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका जो वाटर लेवल हेड है उस पर अगर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेमी मॉड्यूल्स और फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर रिजिड मॉड्यूल, जिसके अंदर क्या होगा? दे आर दोज थ्रू विच द डिस्चार्ज इज कांस्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन द लिमिट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर लेवल्स ऑफ द वाटर कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरी बोथ। मतलब दोनों के हेड पे, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटरी है और आपका वाटर कोर्स है, दोनों के हेड पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजिड मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड रिजिड मॉड्यूल, ठीक है। तो ये बात होगी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल आउटलेट्स एंड कैनाल योर मॉड्यूल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें, रिजिड मॉड्यूल का एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए इसका एग्जांपल होगा रिजिड मॉड्यूल का, दैट इज गिब्स मॉड्यूल। इसका एग्जांपल याद रखिए, गिब्स मॉड्यूल, ठीक है। एंड एग्जांपल ऑफ सेमी मॉड्यूल इज पाइप आउटलेट्स। तीनों एग्जांपल ध्यान रखिए, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि अ गिब्स मॉड्यूल इज अ टाइप ऑफ व्हाट इज दैट? रिजिड, सेमी मॉड्यूल, नॉन मॉड्यूलर एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिजिड मॉड्यूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट इरिगेशन इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने आप लोगों से वन बाय वन डिस्कस कर लिए। आई थिंक एवरीथिंग शुड बी क्लियर। कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज अविनाश लाइव, ऑलरेडी टोल्ड यू, वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों से स्टार्ट करूंगा, दैट आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द टेलीग्राम पेज ओनली, और मैं वहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के बारे में। स्पेशल क्लास के बारे में भी मैं आप लोगों से बता दूं, कल मैं एक स्पेशल क्लास रखने वाला हूँ, प्लान कर रहा हूँ, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम पेज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बेसिक आपके फॉर्मुला रिवीजन हो जाएगा। फटाफट से मुझे बता दीजिए, पेन कॉपी उठा लीजिए, आप लोगों को आंसर करना है, मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा। आई होप आप लोगों ने अभी तक चीजें रिवाइज करी होंगी, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज given that base period is 100 days and duty of the canal is 1000 hectares per cubic meter per second, the depth of the water delta is, सिंपल हमको ड्यू टू डेल्टा रिलेशन पता है, उससे हमको यहाँ पे सॉल्व करना है।
क्या आंसर निकल के आया सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। डेल्टा का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 8.64 b डिवाइड बाय d। डेल्टा इज दिस डेल्टा एंड d इज द ड्यूटी ऑफ द कैनाल सिस्टम। सिंपली वैल्यूज पुट करिए, मुझे बताइए डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपके प्रीवियस जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए, चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर। ठीक है, सिंपली क्या आंसर निकल के आया, ए बी एंड सी एंड डी में से देखिए डेल्टा आपका क्या होता है 8.64 बी, दैट इज योर बेस पीरियड 100 डेज डिवाइड बाय ड्यूटी। ड्यूटी कितना आपका 1000 हेक्टेयर्स। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया 0.864 मीटर्स, या फिर मैं इसको लिखूं तो दिस इज ऑल्सो 86.4 सेंटीमीटर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यूज याद रखिए, बी हमेशा पुट करेंगे हम इन डेज, और जो ड्यूटी पुट करेंगे वो हमेशा पुट करेंगे हम इन हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड जो हमारी डेल्टा निकल के आएगी वो हमेशा मीटर्स में निकल के आएगी, उससे हमारा यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था डेप्थ ऑफ वाटर, मैंने आप लोगों को वहां बताया था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फील्ड कैपेसिटी दे रखी है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दे रखा है, एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज 50%। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 1500 kgf per meter cube and effective rainfall is 25 mm. Based on these data, the net irrigation requirement per meter depth of the soil. आपको डेप्थ ऑफ द सॉइल देखिए 1 मीटर्स। सिंपली हमको क्या पुट करना है यहाँ पे, हमको पुट करना है डेप्थ ऑफ वाटर, दैट इज गामा डी डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू रेडिली अवेलेबल वाटर। मैंने आप लोगों को बताया था पहले, मैंने आप लोगों को फील्ड कैपेसिटी के लिए यहाँ पे डिफाइन किया था, डिराइव किया था। देन मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपका जो रेडिली अवेलेबल वाटर है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। रेडिली अवेलेबल वाटर क्या आ जाएगा, योर सिंपली फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, लेकिन हमको क्या बोला है उसने कि जो परमिसिबल डिप्लीशन है वो 50% ऑफ द सॉइल मॉइस्चर है, तो इसका हम 50% कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आपका रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उससे हमारा डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आया मुझे बता दीजिए फटाफट से, डेप्थ ऑफ द वाटर, और हमको क्या निकालना है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि हमको कैलकुलेट करना है वहाँ पे कि अगर इफेक्टिव इरिगेशन 25 mm है तो हमको कितना डेप्थ ऑफ वाटर वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। क्या आंसर निकल के आया आप लोगों का, देखिए सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। फील्ड कैपेसिटी इज 20%, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज 10% इनटू योर 0.5 50%, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 20 माइनस 10 इज 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5। सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, गामा डी इज 1500 एंड गामा डब्ल्यू इज 1000 इंटू डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1 मीटर्स इंटू इंटू व्हाट इंटू 5। ये आपका निकल के आ जाएगा डेप्थ ऑफ द वाटर। ठीक है, 5 को क्या करेंगे हम परसेंटेज में पुट करेंगे, तो दिस इज 5 डिवाइड बाय 100। सिंपली जो कैलकुलेट कर लीजिए क्या निकल के आ रहा है आंसर, 1.5 इंटू 5, दिस इज 75, दिस इज कैलकुलेटेड एज 0.075 मीटर्स, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 75 mm। ठीक है, दिस इज द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन। नाउ इफेक्टिव रेनफॉल इज गिवन, हमको उसी पीरियड के अंदर इफेक्टिव रेनफॉल गिवन है 25 mm, तो हमको इरिगेशन से कितना वाटर डालना पड़ेगा। इरिगेशन इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आर्टिफिशियली हमको कितना डालना पड़ रहा है, कितना हमको डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, माइनस ऑफ इफेक्टिव रेन। Simply we have to minus 75 minus 25, that is 50 mm. This is the amount of water that we need to pour in the your soil for the irrigation purposes. Clear है?
सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। आपको डेप्थ दे रखा है 8.64 सेंटीमीटर ऑन अ फील्ड ओवर अ बेस पीरियड आपको दे रखा है दैट इज 10 डेज। आपको डेल्टा दे रखा है 8.64 सेंटीमीटर्स। इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, इन मीटर्स बोलता है। सिंपल। बेस पीरियड दे रखा है हमको डेज में दैट इज 10 डेज। फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा ड्यूटी का दैट इज 8.64 बी डिवाइड बाय डेल्टा दैट इज 8.64 इंटू 10 डिवाइड बाय 8.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। 8.64 से कैंसिल आउट हो गया। दिस इज कमिंग आउट एज 1000 हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ये तो आपका विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि हमको पता है कि 8.64 दे रखा है और हमारा ऊपर भी 8.64 समथिंग हमारा 10 रेज़ टू पावर आंसर आएगा। सी ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सिंपल हमारे पास आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैनाल वाज डिजाइन टू सप्लाई द इरिगेशन नीड्स ऑफ 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड growing rice of 140 days base period and having a delta of 130 centimeters. If the canal water is used to irrigate wheat of base period 119 days and having a delta of 50 centimeters, the area that can be irrigated. सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कंसेप्ट। कैनाल सेम है मतलब क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट क्रॉप इज इक्वल टू डिस्चार्ज फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, ये हमको इक्वल कर लेना है। सिंपली हम डिस्चार्ज कैसे निकाल लेंगे, एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है हमारे पास पहले के लिए 1000 हेक्टेयर्स इनटू डेप्थ ऑफ द वाटर इज 130 सेंटीमीटर्स या फिर उसको बोल दूं मैं 1.3 मीटर्स डिवाइड बाय बेस पीरियड दैट इज 140 डेज। इसको इक्वेट कर दूं मैं सामने वाले डिस्चार्ज से। ठीक है, हमको क्या करना है, ड्यूटी निकालनी है। ठीक है, हमको एरिया निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है। डेल्टा हमको दे रखा है 50 सेंटीमीटर दैट इज 0.5 डिवाइड बाय बेस पीरियड 119। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करिए और मुझे एरिया का आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या निकल के आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1000 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 140 इंटू 119 डिवाइड बाई 0.5, दिस इज कमिंग आउट एज 2210 hectares. This is the area that can be irrigated with the same discharge, that is the same canal. That is option D is the correct option. सिंपल हमने क्या किया, डिस्चार्ज यहाँ पे इक्वेट कर दिया। डिस्चार्ज इज योर टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, एरिया इनटू डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड, टाइम इज द बेस पीरियड, उसको हमने इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट इज द डेल्टा फॉर अ क्रॉप हैविंग बेस पीरियड ऑफ 120 डेज इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ड्यूटी। सिंपल सेम फॉर्मूला हमको लगाना है, दैट इज ड्यूटी का क्या हो जाएगा 8.64 बी डिवाइड बाई डी। देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कितनी बार सेम फॉर्मूला के ऊपर सेम कंसेप्ट के ऊपर आपको चीजें पूछी गई हैं। 8.64 इंटू 120 डिवाइड बाई 0.7, इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। क्या आंसर निकल के आया ए बी सी डी में से, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्या आंसर निकल के आया, देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे 8.64 इंटू 120, 8.64 इंटू 120 डिवाइड बाई 0.7, सिंपली 1481.14। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 1481 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फॉर अ कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर्स। कल्चरेबल कमांड एरिया हमको दे रखा है, टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड विद द इरिगेशन वाटर इज 1000 हेक्टेयर्स विद इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब कितना हमको एरिया इरिगेट करना है, 50% एरिया इरिगेट करना है। तो हमारे पास कमांड टोटल कल्चरेबल एरिया कितना आ गया हमारे पास 50.5 इंटू 1000 दैट इज 500 हेक्टेयर्स। दिस इज द टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। ड्यूटी ऑन द फील्ड फॉर अ सर्टेन क्रॉप इज, ड्यूटी हमको दे रखी है 2000 हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स विद 25% लॉसेज। लॉसेज आपकी कितनी है 25%। ठीक है, हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। सिंपल, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी इज द एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड विद द यूनिट डिस्चार्ज। अगर हमको टोटल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो एरिया डिवाइड बाय ड्यूटी कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया इज 500
ड्यूटी इज 2000, तो कितना निकल के आ गया योर 5 डिवाइड बाई 1. दिस इज 0.25 cubic meter per second. But this is the case when there is 100% efficiency of the water course. पर हमको क्या बोला है 25% लॉसेस हो रहा है, मतलब अगर 0.75 टाइम्स ऑफ कोई डिस्चार्ज हमको इक्वेट करना है, दैट कैन बी इक्वल टू 0.25, दैट शुड बी इक्वल टू 0.25. ठीक है, इसको हम इक्वेट करेंगे, मतलब 25% लॉस हो गया, हमारे पास बचा कितना है 0.75 टाइम्स ऑफ डिस्चार्ज अवेलेबल है, तो हम यहाँ से डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे 0.25 डिवाइड बाय 0.75. दिस इज 1/3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सिंपल सिंपल सिंपल. लॉसेस 25% है, रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास 0.75. तो 0.75 टाइम्स ऑफ डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन द फुल एफिशिएंसी केस. उससे क्या निकल के आ जाएगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं, ईएस के अंदर, गेट के अंदर, एसएससी के अंदर. व्हाट इज द moisture depth available for the evaporation in root zone if 1 meter depth of the soil, if dry unit weight is this, field capacity is this. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्ट, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया था दिस फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम, तो इसी फॉर्मूला से पूछे गए हैं, दैट इज dw इक्वल टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ द वाटर इंटू रेडिली अवेलेबल वाटर. ठीक है, आपका क्या निकल के आ गया 1.5 डिवाइड बाय 1 इंटू डी इज 1 मीटर्स एंड रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर इज फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट होल्डिंग डिवाइड बाय 100. परसेंटेज में है तो मैंने इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया. इससे मेरा DW निकल के आ जाएगा, दैट इज 300 ml. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन. इसी तरीके के आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मोस्टली. ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल क्वेश्चन. आपको CIR, NIR, FIR और GIR के अंदर रिलेशन पूछा है, मैंने आप लोगों से नोट्स में डिस्कस किया था. द ग्रेटेस्ट वैल्यू, द हाईएस्ट वैल्यू इज विच वन? GIR आपका हाईएस्ट वैल्यू था, मैंने आप लोगों से वहां भी डिस्कस किया था. ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज हाईएस्ट, देन कम्स द FIR दैट इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, देन कम्स द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट. ठीक है, NIR, एंड देन कम्स योर CIR दैट इज कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट. करेक्ट ऑर्डर इज 4, 3, 2 and 1. Correct answer will be option B is the correct option. ठीक है जी, easy questions. चलिए, 9th question is irrigation water has to be supplied to the crops when the moisture level falls. मतलब moisture level आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे field capacity से नीचे चला जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे irrigation यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि wilting point पे पहुंचते ही हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो हमारा प्लांट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है विल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, दिया था फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछिए अविनाश लाइव पे. ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा. इसके अलावा जो है नए टॉपिक्स के आपको जो है अपडेट मिलते रहेंगे ऑन टेलीग्राम पेज, आप उसको फॉलो कीजिए. कीप रिवाइजिंग द ऑल द कंसेप्ट्स. मैं आप लोगों को PDF अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ पे आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. इरिगेशन आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे इरिगेशन फिनिश किया. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज जो भी हम यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सके. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड देयर विल बी अ वन न्यू चैनल कमिंग इन फ्यू डेज, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा कुछ दिनों के अंदर. तो आप वहाँ पे जो है पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं. For the meantime, please share these videos with your friends so that the maximum people can be connected and get utilized by the content that is given. Thank you very much for joining. Keep learning, keep updating yourself. अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपने घर वालों का, एंड जो है साथ साथ में तैयारी करते रहिए. जैसे जैसे आपको अपडेट मिलते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा. जैसे लॉकडाउन के बारे में अपडेट होगी वो भी आप लोगों को पता लगेगी, एग्जाम्स के बारे में जो अपडेट होगी वो भी मैं आप लोगों को बताता. ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ गुड डे.